Hello students, so this is our next lecture and we are discussing complete Indian geography through MCQs. So question here is, what is the correct ascending order, मतलब बढ़ने वाला order of the given elements in term of their percentage share in Earth's crust by mass. मतलब ये कुछ सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो बाई मास व्हाट इज़ देयर परसेंटेज शेयर इन अर्थ्स क्रस्ट, आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम. सो बताओ. यू नो अर्थ का जो क्रस्ट है इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ और ये सबसे थिन है. जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है ना, तो क्रस्ट इज़ द थिनेस्ट. फिर 5 to 70 किलोमीटर ही थिक है जो क्रस्ट है, बट बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि क्रस्ट का ही पार्ट है जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशियंस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारी लाइफ की फॉर्म्स है ना, सब क्रस्ट में ही है. तो क्रस्ट में मेनली जैसे रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि केमिकल एलिमेंट से बने हुए होते हैं. तो अर्थ के क्रस्ट में साइंटिस्ट ने 8 मेजर एलिमेंट्स को बताया है, 8 मेजर एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि 99% क्रस्ट बनाते हैं. 99% जो अर्थ का क्रस्ट है वो 8 मेजर एलिमेंट से बना हुआ है. बाकी एलिमेंट्स थोड़े थोड़े ट्रेसेस में अवेलेबल हैं. ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक है O6MP. O6MP. O मीन्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है अर्थ के क्रस्ट में. उसके बाद S मीन्स सिलिकॉन, नेक्स्ट सिलिकॉन है. उसके बाद एल्यूमिनियम है. ठीक है, उसके बाद आयरन है. उसके बाद कैल्शियम है. उसके बाद सोडियम है. उसके बाद मैग्नीशियम है. उसके बाद के पोटाशियम है. ठीक है, आपको ये याद रख लेना O6MP. ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम. ऑक्सीजन का जो कंटेंट है 46% है. सिलिकॉन लगभग 28% है. एल्यूमिनियम लगभग 8% है. आयरन लगभग 5% है. सो जस्ट रिमेंबर दीज 8 एलिमेंट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट. क्रस्ट मैंने आपको बता ही दी है कि क्रस्ट पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर इनर कोर होता है. बताया था ना, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. जो मेंटल होता है उसमें अपर मेंटल पर एस्थेनोस्फीयर होती है जो कि थोड़ी सी फ्लूइड होती है, लिक्विड होती है. वहीं पर कॉन्टिनेंट्स फ्लोट करते हैं. कॉन्टिनेंट्स किसका पार्ट है? इस क्रस्ट का पार्ट है, इस लेयर का पार्ट है कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशियंस हो गए, जो भी लाइफ है ना वो इसी का पार्ट है. अंडरस्टूड. और इसमें ये 8 मेजर एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनका ऑर्डर इस तरह से O6MP. अब देख लो आप यहाँ पर O6MP के हिसाब से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में. तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम है आयरन का, फिर एल्यूमिनियम का. तो 1 आएगा पहले, फिर 4 आएगा. सो 1 4 किस में है? फर्स्ट में है. फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपोजिशन बाय मास 8 मेजर एलिमेंट्स: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम. Consider the following statement. Statement 1. A light year is commonly used as a unit of measurement of time in celestial studies. Statement 2. The speed of light in vacuum is constant in the universe. कि लाइट जब खाली स्पेस में जाती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है. अब बताओ मुझे इसमें आंसर, सोचो. क्या इसमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है क्या? दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेन नहीं करता है, एक करेक्ट है क्या? सो विच वन शुड बी द राइट आंसर? अच्छा, पहला ही स्टेटमेंट आप देख सकते हो. यार ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो लाइट ईयर है इट इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस. इससे डिस्टेंस मेजर करी जाती है. इट इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम. ये टाइम का मेजरमेंट नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली हमें डी आंसर मिल गया. ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने कि जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ लो.
दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। और एक लाइट ईयर इक्वल होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दिस इज़ 1 लाइट ईयर। ठीक है, अगर हम लाइट ईयर एक तरह से यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट है इस हिसाब से। इसी हिसाब से हमारा जो सन है, सन को अर्थ, सनलाइट, मीन जो अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस है ना, वो 8.3 लाइट मिनट्स है। ठीक है, अगर हम ये वाली यूनिट यूज़ करें ना, तो उस हिसाब से द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 8.3 लाइट मिनट्स। सो लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जो कि देखो, जो बहुत बड़ी डिस्टेंसेस होती है ना, एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे 2 स्टार्स कितनी दूर हैं, 2 गैलेक्सीज कितनी दूर हैं, नेबुले कितनी दूर हैं, तो हमारे पास उसकी यूनिट नहीं है कोई। ठीक है, तो लाइट ईयर की यूनिट को यूज़ किया जाता है उसके लिए। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब क्या है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो एक साल में लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अंडरस्टूड। इसको अगर किलोमीटर पर सेकेंड में देखोगे ना, इट इज़ लाइक 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। अंडरस्टूड। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सॉरी ये पर सेकेंड डिस्टेंस है, ये पर सेकेंड डिस्टेंस है, मैं पर ईयर बता रही हूँ। देखो कन्फ्यूज़न हो गई। सी, जो लाइट की स्पीड है दैट इज़ बेसिकली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप ये यूँ कह लो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर मतलब एक सेकेंड में ना लाइट इतना ट्रेवल कर जाती है, 3 लाख किलोमीटर। तो एक साल में कितना ट्रेवल करेगी। सो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इतना ट्रेवल कर जाएगी एक साल में। इसी को लाइट ईयर कहते हैं, इसी को लाइट ईयर कहते हैं। तो जो हमारा सन है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लाइट को धरती पर पहुंचने में, सनलाइट को धरती पर पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगते हैं। अंडरस्टूड। तो ये लाइट मिनट है। ठीक है, कि 8.3 मिनट में वो धरती तक पहुंच जाती है। बट एक सेकंड में वो कितने किलोमीटर चल रही है, 3 लाख किलोमीटर चल रही है। तो 8.3 मिनट में आप देख सकते हो, जब एक सेकंड में इतने किलोमीटर चल रही है तो 8.3 मिनट में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। वो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है। सो जो लाइट ईयर है, इट इज़ बेसिकली ए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, नॉट ए मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब बात आती है कि जो स्पीड की लाइट है वो कांस्टेंट रहती है। ये सिंपल है यार, कि जब वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम, इन ए वैक्यूम, खाली स्पेस जब होता है, तो लाइट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, और वही स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें भी बताया गया है। लेकिन जैसे ही कोई मीडियम आता है, जैसे कि वाटर आ गया या गैस आ गया या एयर आ गया, तो उसमें उसकी स्पीड चेंज होगी, वैक्यूम में कांस्टेंट रहेगी। अंडरस्टूड। अच्छा, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। मैं वो आपको बताना चाहती थी। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन। और सनलाइट को अर्थ पर पहुंचने में टाइम कितना लगता है, 8.3 लाइट मिनट्स, 8.3 लाइट मिनट्स। अंडरस्टूड। सो ये लाइट मिनट्स है, जो कि 8.3 लाइट मिनट्स सनलाइट को अर्थ पर पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. The albedo of an object determines its visual brightness when viewed from with reflected light. ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, albedo of mercury is much greater than the albedo of the earth.
पहला ऑप्शन ये कहता है कि एल्बिडो जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को डिटरमिन करती है, ठीक है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या ये सही है? सेकंड ऑप्शन है एल्बिडो ऑफ मर्क्यूरी इज मच ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। बताओ। ओके, सिंपल क्वेश्चन है यार। एल्बिडो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड इट। व्हेनेवर व्हेनेवर द सनलाइट इज रिसीव्ड, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज सम ऑब्जेक्ट, इट रिसीव्ड सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, इस पर पड़ी। ये क्या करेगा, कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा स्पेस में, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा। अंडरस्टूड? ये ना डायमेंशनलेस होती है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है कि कितनी रिफ्लेक्ट करी, कितनी ऑब्जॉर्व करी। बस ये मान लो कि कुछ परसेंटेज ये रिफ्लेक्ट कर देगा। रेंज होती है इसकी 0 से 1 के बीच में। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट की 0 एल्बिडो है, 0 एल्बिडो है, अच्छा इसी कॉन्सेप्ट को एल्बिडो बोलते हैं कि कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसको बोलते हैं एल्बिडो, कि ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितनी सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्पेस में वापस भेज रहा है एब्जॉर्ब करने की बजाय। सो अगर 0 एल्बिडो है, इसका मतलब ये कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है, नथिंग इज सेंट बैक, नथिंग इज सेंट बैक। इसने क्या किया, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली जो सोलर रेडिएशन है। ये मतलब होता है 0 एल्बिडो का, कि सरफेस जो है वो सारी सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्यों कहते हैं कि गर्मियों में ब्लैक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, हालांकि मेरी अलमीरा पूरी भरी पड़ी है काले कपड़ों की, तो आई लव ब्लैक। सो ऐसे बोलते हैं ना कि समर्स में ब्लैक क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सोलर रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है। जो डार्क सरफेस होता है ना उसकी 0 एल्बिडो होती है या फिर कम एल्बिडो होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, रिफ्लेक्ट कम करता है। सो उसकी एल्बिडो कम होती है। एल्बिडो क्या होती है कि मतलब कितना रिफ्लेक्ट किया, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ना सरफेस सनलाइट को वापस, उतनी ही उसकी एल्बिडो बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही उसकी एल्बिडो क्या होगी, कम होगी। एल्बिडो जब ज़्यादा होती है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है सनलाइट का, और जब एल्बिडो कम होती है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? और 1 एल्बिडो का मतलब है, 1 एल्बिडो का मतलब है 100% वापस भेज दी, 100% जो है इट इज़ सेंट बैक। और अगर सारी ही रेडिएशन वापस भेज दी, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन तो कुछ भी नहीं हुआ ना, 0% एब्जॉर्प्शन हुआ। इसका मतलब है दिस इज़ ए गुड सरफेस। जैसे जो क्लीन सरफेस होते हैं, लाइट सरफेस होते हैं, जैसे वाइट कलर हो गया, इसकी एल्बिडो 1 होती है। वाइट कलर में गर्मी कम लगती है ना, क्योंकि वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस भेज देता है टू द सरफेस, टू द स्पेस। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैं आपसे पूछूँ जो फ्रेश स्नो होती है, क्या उसकी एल्बिडो ज़्यादा होगी या कम होगी? जो ग्लेशियर्स है एल्बिडो ज़्यादा होगी या कम होगी? जो आइस है ज़्यादा होगी या कम होगी? थिक क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स की, तो इन सब की जो एल्बिडो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देंगे लाइट को, एब्जॉर्ब कम करेंगे। लेकिन कुछ सरफेसेस होते हैं जैसे कि चारकोल हो गया, ब्लैक कलर होता है ना, डेंस फॉरेस्ट हो गया, डेंस फॉरेस्ट ये भी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे रॉक्स हो गई, जो डार्क कलर रॉक्स होती हैं, डार्क रॉक्स, तो वो भी क्या करेंगी, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी, रिफ्लेक्ट कम करेंगी। तो ये सारे क्या होते हैं, कम एल्बिडो वाली चीज़ें होती हैं, लो एल्बिडो। अंडरस्टूड? सो एल्बिडो किसी भी चीज़ की कांस्टेंट नहीं होती है, बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, सन की रे कैसे पड़ रही है। अगर सन की रे स्लांटेड है तो हो सकता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब ना कर पाए और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर दे,
है ना। तो बहुत सारी चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन जो मर्क्यूरी और अर्थ को अगर हम कंपेयर करें ना, मर्क्यूरी और अर्थ को, अर्थ की जो एल्बिडो है वो हाइयर होती है। मर्क्यूरी क्योंकि डार्क होता है यार, मर्क्यूरी एक्चुअली डार्क रॉकी सरफेस होता है, डार्क कलर होता है, तो मर्क्यूरी की एल्बिडो जो होगी वो कम होगी, ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, रिफ्लेक्ट कम करेगा। अर्थ की एल्बिडो जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन सही है बिल्कुल, कि विजुअल ब्राइटनेस को डिटरमिन करता है व्हेन व्यूड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड इज रॉन्ग। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं जो सरफेस से रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, हाई एल्बिडो का मतलब होता है कि ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो सरफेस है वो ब्राइटर दिखेगा, है ना। स्नो हो गया, क्या आइस हो गया, क्लाउड्स हो गए। लो एल्बिडो का मतलब है ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है जिसकी वजह से सरफेस क्या होगा, डार्कर दिखेगा, है ना। एस्फाल्ट हो गया, चारकोल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। एल्बिडो वेरी करती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। मर्क्यूरी डार्क होता है, रॉकी सरफेस होता है, इस वजह से इसकी एल्बिडो कम होती है। अर्थ की एल्बिडो ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे होते हैं, अर्थ के ऊपर क्लाउड्स हैं, आइस कैप्स हैं, ओशियंस हैं, तो अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो एल्बिडो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो मर्क्यूरी डज नॉट हैव ए हायर एल्बिडो देन अर्थ। होल राइट। सो नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, है ना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना कि ज्योग्राफी क्या मैं कंटिन्यू रखूं? आई मीन यू पीपल आर लाइकिंग द लेक्चर्स, बिकॉज इसमें समझाना बहुत पड़ता है, क्योंकि इसमें ना अगर कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से नहीं समझाया तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो वी विल ट्राई टू कवर आई मीन मोर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग क्लासेस, बट आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। मुझे एक बार देखना है, रिस्पॉन्स देखना है कि ज्योग्राफी आपको कैसा लग रहा है मुझसे पढ़ा हुआ।